वो जो बाकी तो सारे हो गए थे, सही है। तो लास्ट में हमारे साथ कल हमने ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज का वो डिफिशियंसी पढ़ी हुई थी। आज हमने पढ़ी हुई है कि आज हमने पढ़ना है एक सिकल सेल डिजीज और एक हमने पढ़ना है पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी। ओके, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी। ओके, कल हमने ये पढ़ा था कि G6PD डिफिशियंसी एंजाइमेटिक, जितने भी एंजाइम की हमारे साथ डिफिशियंसी आ जाती है ना, दैट इज द मोस्ट कॉमन एंजाइम। सबसे जो ज्यादा मोस्ट कॉमनली म्यूटेटेड एंजाइम है दैट इज ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये हमारे साथ क्या है, सेकंड मोस्ट, दिस इज सेकंड मोस्ट enzymatic disorder, okay, order, but this is the most common enzymatic disorder in RBC. most common enzymatic disorder in RBC, तो देखो आरबीसी में मोस्ट कॉमन जो एंजाइमेटिक डिसऑर्डर है ना, दैट इज पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी। ओके, और सेकंड पे फिर कौन आ जाएगा, G6PD। देखो सारे एंजाइम है ना हमारे बॉडी में, सारे एंजाइम, तो जितने भी एंजाइम हैं हमारे बॉडी में उसमें से मोस्ट कॉमनली जो म्यूटेटेड हो जाता है दैट इज ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। बट अगर हम सिर्फ आरबीसी के बेस पे बात करें तो आरबीसी में मोस्ट कॉमनली जो म्यूटेटेड होता है दैट इज पायरुवेट काइनेज, और सेकंड पे फिर क्या आएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, ये हमारे साथ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है हमारे साथ, सही है। मसला क्या होता है, दिस इज ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ये हमारे साथ क्या है, ये जो हमने ड्रा किया ना, दिस इज ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। जस्ट इसको समझना है तो आपको इसकी डिसऑर्डर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो खुद ब खुद समझ आ जाती है, सही है। जब हम ग्लूकोज से हम एनर्जी हासिल करते हैं तो इसको हम कहां पे, सेल में एंटर करते हैं, सेल में। ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है ना कि आपके पास आ जाते हैं हमारे साथ, हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें जो कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे साथ साइटोप्लाज्म में होती है और कुछ जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। रीजन क्या है, व्हाई हमारे साथ कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो जाती है और कुछ जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया। रीजन ये है कि जो प्रोसेस हमारे साथ, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में होती है ना, तो उसके लिए जो एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते। और जो प्रोसेस हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं तो वो हमारे साथ उसके जो एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म में नहीं होते। अब हमारे साथ जो कल हमने पढ़ा था हेक्सोमोनोफॉस्फेट शंट, वो साइटोप्लाज्म में होता है, सही है। दूसरा हमारे साथ पायरुवेट काइनेज की जो एक्टिविटी है ये साइटोप्लाज्म में होता है। और देखो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसके लिए जितने भी एंजाइम चाहिए वो हमारे साथ कहां पे होते हैं, वो भी हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो भी हमारे साथ साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं।
इसलिए ये साइटोप्लाज्म में। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल, ये दो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जो हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। वाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए और क्रेब्स साइकिल के लिए जो एंजाइम चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। अब कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं जिसके हमारे साथ आधे एंजाइम साइटोप्लाज्म में है और आधे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में है। सही है, तो वो फिर हमारे साथ साइटोप्लाज्म में कुछ स्टेप्स होंगे उसके और कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। लाइक हीम की सिंथेसिस, हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस, एचबी सिंथेसिस, उसकी कुछ प्रोसेस हमारे साथ साइटोप्लाज्म में हो जाती है और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाती है। यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल वो भी हमारे साथ हाफ साइटोप्लाज्म में हो जाता है और हाफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। सही है, ये तो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब यहां पे जब ग्लूकोज, हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो सेल ग्लूकोज को क्या, ग्लूकोज की एंटेक ग्लूकोज आ जाएगा और ग्लूकोज सेल में अंदर जाने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए इंसुलिन चाहिए। सही है, इंसुलिन इसको सेल के अंदर लेके आएगा। सही है, तो ये सेल से बाहर जाने की कोशिश, इसलिए इसके साथ हम फास्फेट ऐड करते हैं। सही है, तो 6 नंबर कार्बन पे इसके साथ ग्लूकोज का क्या इसी तरह स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह स्ट्रक्चर। सही है, तो 6 नंबर कार्बन पे क्या कर देगा, इसके 6 फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, तो एक 6 नंबर कार्बन पे इधर इनऑर्गेनिक फास्फेट, इसको हम ग्लूकोज 6 फास्फेट बोलते हैं। सही है, ये हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज के थ्रू होता है। फिर हमारे साथ ये फ्रक्टोज, फ्रक्टोज हमारे साथ आइसोमर है ग्लूकोज के, सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। सही है, तो आइसोमर हम किस चीज को बोलते हैं, वो मॉलिक्यूल जिसका केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफरेंट है। सही है, तो ये हमारे साथ ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में चेंज हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। सही है, फिर हमारे साथ यहां पे फ्रक्टोज 6 फास्फेट के साथ एक और फास्फेट ऐड करते हैं। सही है, वो वो किस नंबर कार्बन पे, वो 1 नंबर का, इसको हम फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बोलते हैं। एक होता है बिस और एक होता है डाई, ये हम दोनों जो है ना दो चीजों के लिए, दो डाई मीन फॉर एग्जांपल ये फास्फेट दोनों के दोनों ये 6 नंबर कार्बन पे अटैच होते हैं, तो फिर हम क्या बोलते हैं, फिर हम फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट बोलते हैं। सही है, ये डिफरेंट पोजीशन पे है इसलिए इसको हम बिस फास्फेट बोलते हैं। अब ये मॉलिक्यूल ग्लाइसिरोल 3 फास्फेट में और हमारे साथ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। सही है, तो एक पाथवे यहां पे और एक पाथवे यहां पे, लेकिन मैंने दोनों कंबाइन किए, ये दोनों के दोनों एट द एंड किस चीज में, 1,3 बिस फास्फोग्लाइसिरेट में चेंज होता है। सही है, फिर ये हमारे साथ 2 फास्फोग्लाइसिरोल में, उसके बाद फास्फोइनोल पायरुवेट में और फिर हमारे साथ पायरुवेट में। ये पायरुवेट जाएगा किसमें, एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए में चेंज और एसिटाइल को ए हमारे साथ जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सही है, ये सिंपल ग्लूकोज की क्या मेटाबॉलिज्म होती है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। अब हमारे साथ ये फास्फोइनोल पायरुवेट, ये जब पायरुवेट में चेंज हो जाते हैं ना, तो यहां पे हमारे साथ पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज हो, पायरुवेट काइनेज। सही है, हमारे साथ पायरुवेट काइनेज क्या एक्टिविटी है इसकी। अब जब इस एंजाइम की डिफिशियंसी आ जाए, ये एंजाइम हमारे साथ डिफिशिएंट हो जाए, सही है, तो क्या होगा, म्यूटेटेड हो गया, ये एंजाइम हमारे साथ काम नहीं करता। सही है, अब ये पाथवे यहां पे आगे जाएगा, नो, ये आगे नहीं जा सकता। तो जब ये मॉलिक्यूल आगे नहीं जाता ना, सही है, पहले तो अगर हमारे साथ एनर्जी की जरूरत है ना तो ये आगे जाएगा, बट यहां पे ये पायरुवेट काइनेज की क्या है, ये काम नहीं कर रहा। इसके बदले में ये वाला मॉलिक्यूल नहीं है, ये 1,3 बिस फास्फोग्लाइसिरेट, ये चेंज हो जाएगा किसमें, 2,3 बिस फास्फोग्लाइसिरेट में।
ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस सारे किस्से में। अब जब पायरुवेट नहीं होगा, काम नहीं करेगा, पायरुवेट काइनेज, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा नहीं, सही है। तो हमारे साथ एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी, एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी। अब जब एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी तो इसका हमारे सेल पे क्या इफेक्ट आ जाएगा, इसका हमारे साथ आरबीसी अपने फंक्शन नॉर्मली नहीं करेंगे, सही है। आरबीसी हमारे साथ अपने फंक्शन नॉर्मल नहीं कर सकेंगे, सही है। और उसकी वजह से उसको एटीपी की क्या हो जाएगी, डिप्लीशन हो जाएगी। जब उसको एटीपी की डिप्लीशन और खास तौर पे जब वो किसको एक्सपोज हो जाए, हाइपोक्सिक कंडीशन को एक्सपोज हो जाए, पहाड़ों पे चला जाए, सही है। तो इस वजह से वो क्या आरबीसी हाइपोक्सिक कंडीशन में, और आरबीसी क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, सही है। आरबीसी क्या हो जाएगी, स्क्वीज हो जाएगी। तो आरबीसी हमारे साथ इस तरह स्क्वीज हो जाएगा, सही है। और इसमें हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस भी प्रॉपरली नहीं होगी, सही, वो भी डिक्रीज। और ये हमारे, तो इसका ये सेंटर नहीं है, आरबीसी का ये सेंटर, ये हमारे साथ क्या फेलर, सही है, येलो नजर आएगा, सही है। और ये आरबीसी नहीं है, ये इस तरह बल्जिंग करेंगे, इस तरह बल्जिंग, सारा आरबीसी इसी तरह बल्जिंग। ये सेल जो हमारे साथ बल्जिंग इसी तरह, क्यों, ये क्यों करते हैं, मेम्ब्रेन वीक हो जाता है, भाई एनर्जी नहीं मिल रहा है इस आरबीसी को, इस आरबीसी को एनर्जी नहीं मिल रहा, सही है। तो ये मेम्ब्रेन वीक, तो इसकी बल्जिंग हो जाती है। इस तरह से जिसका सेंटर क्या हो, येलो फेलर नजर आए और बल्जिंग इसी तरह हो, इसको हम बोलते हैं एकाइनोसाइट, इसको हम एकाइनोसाइट, या इसको हम ब्लड सेल भी बोलते हैं, क्या, ब्लड सेल्स, ओके, इसको हम ब्लड। अब इसमें क्या होगा, जब ये सेल हमारे साथ स्प्लीन से पास होगी ना, तो स्प्लीनिक मैक्रोपेज इसको क्या बोलेगा कि ये तो हमारे साथ अपने घर का बंदा नहीं है, ये तो आउटसाइडर है। तो स्प्लीनिक मैक्रोपेज इसको क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इसकी क्या हीमोलाइसिस, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, हीमोलाइसिस हो जाएगी स्प्लीन में। तो एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस, अब एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस की वजह से क्या हो जाएगा हमारे साथ, नंबर 1 एनीमिया। सेकंड पे जब एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस होगी तो बिलिरुबिन बढ़ जाएगा ना, एंड दैट इज नोन एज जॉन्डिस। स्प्लीन की साइज क्या हो जाएगी, स्प्लीनोमेगेली, ओके, उसकी वजह से स्प्लीनोमेगेली। और जब आरबीसी की ब्रेकडाउन बढ़ जाएगी ना, तो बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, सही है, एंड दैट कैन लीड टू स्टोन फॉर्मेशन इन द गॉल ब्लैडर। तो हमारे साथ क्या हो जाएगी, गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन इन द गॉल ब्लैडर, वहां पे बिलिरुबिन, उसमें स्टोन, सही है। और हमारे साथ ये जो पायरुवेट काइनेज है ना, इसके 2 टाइप से, एक आरबीसी में एक्ट करते हैं और एस हमारे साथ लिवर में एक्ट करते हैं। और दूसरा रीजन हमारे साथ बिलिरुबिन क्या है, ज्यादा है, तो वो भी लिवर को इफेक्ट करेगा और इस एंजाइम की वजह से वो वाला आइसोमर भी इसका इफेक्ट होगा जो लिवर में प्रेजेंट होता है, और इसकी वजह से हमारे साथ हेपेटोमेगेली होगी, हेपेटोमेगेली से। तो ये हमारे साथ इसकी, तो मेगेली, ये क्लिनिकल फीचर्स है इसके, सही है। ये हमारे साथ इसके क्या है, क्लिनिकल फीचर्स। अब जी, एनारोबिक रेस्पिरेशन से भाई एनर्जी हासिल नहीं करता। एक एटीपी यहां पे यूज हो गया, एक एटीपी यहां पे यूज हो गया, सही है। ये कितने हो गए, 2, सही है। अब आके हमारे साथ एक NADPH यहां पे बन गया, सही है। ये NADH कितने एटीपीज की बराबर है, 3 एटीपीज की।
और ये वाला हमारे साथ क्या होगा, 2 एटीपीज यहाँ पे, क्योंकि ये 2 पाथवे आ रहा है ना, ये मैंने जस्ट शॉर्टकट के लिए, तो 2 एटीपीज यहाँ पे, 3 और 3 कितने हो गए हमारे साथ 6, और ये 2 जो हो गए ये 8, सही है। इससे अगर हम ये, लेकिन ये प्रोसेस आगे नहीं जाएगा, जब ये प्रोसेस आगे नहीं जाएगा भाई, तो इसका मतलब क्या है, ये बॉडी को प्रेजेंट करता है कि ये इसलिए बॉडी को पुलिश बना देता है कि हमारे साथ क्या है, एनर्जी की जरूरत, हालांकि एनर्जी की जरूरत तो है ना, लेकिन ये उसको शो कर रहा है कि एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे। तो ये प्रोसेस भी इसको आगे पायरुवेट मिलेगा, नहीं इसको पायरुवेट, तो यहां पे एनर्जी आ जाएगी, नो, सही। ये एटीपी बनेगा, नो, ये एनएडीपीएच बनेगा, नो, सही है। देखो जेनेटिक डिसऑर्डर ये बेबी से स्टार्ट होगा, सही है। मैं आपको अभी हर एक का कि प्रीनेटल में क्या होगा, पोस्टनेटल में क्या होगा, और फिर प्रेगनेंसी में, ये तीनों जगह पे इसकी इंपॉर्टेंस है, सही है। तो हमारे साथ क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि इसमें ये तो आगे नहीं बन रहा ना, सही है। इसकी एक अच्छी बात ये है कि जब ये नहीं, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये ज्यादा, ये समझ रहे कि आगे जरूरत नहीं है, तो ये इस पाथवे को तैयार करेगा, 2,3 बिस्फॉस्फोग्लाइसिरेट इंक्रीज हो जाएगा। जब 2,3 बिस्फॉस्फोग्लाइसिरेट इंक्रीज हो जाए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ 2,3 बिस्फॉस्फोग्लाइसिरेट, वो हम जब हीमोग्लोबिन पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको बोला था कि ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन से टिश्यू स्पेस पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये टिश्यू स्पेस पे उससे क्या करेगा, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो नॉर्मली हमारे साथ टिश्यू स्पेस पे हेमोग्लोबिन से 25% ऑक्सीजन रिलीज होता है, सही है। बट जब 2,3 बिस्फॉस्फोग्लाइसिरेट इंक्रीज हो जाता है ना, तो मे भी वहां पे 50-60% तक ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, सही है। तो एक अच्छी बात यह है कि ये टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई क्या करता है, बढ़ा देता है, सही है। लेकिन ये तो इसकी हमारे साथ क्या हो गए, क्लिनिकल फीचर्स, सही है। अब इसकी डायग्नोज कैसे करेंगे, इसकी डायग्नोज हमने कैसे करना है, एक ये हमारे साथ प्रीनेटली, सही है, क्योंकि कंजेनिटली है ना, तो प्रीनेटली इट कैन लीड टू स्टिल बर्थ, या हमारे साथ हाइड्रोसेपेलस, ओके, जिसको हम हाइड्रोपेटेलस भी बोला जाता है, सही है। तो प्रीनेटली ये हमारे साथ एक इसमें प्रीनेटल फीचर होंगे, प्रीनेटल, सही है। ये प्रीनेटली क्या करेगा, प्रीनेटली ये हमारे साथ हाइड्रोफिटेलस कास करेगा, सही है। फिर पोस्टनेटली ये हमारे साथ पैथोलॉजिकली न्यूनेटल जैन डिस्कस करता है, एंड दैट कैन लीड टू व्हाट, दैट इज कर्नेक्ट्रस, ओके। तो ये हमारे साथ पोस्टनेटली, और अगर एडल्ट में आ जाए तो ये हमारे साथ एनीमिया ओवरी, और इसी तरह के फीचर ये स्पेशली हमारे साथ प्रेगनेंसी में आ जाते हैं। कब आते हैं, हमारे साथ प्रेगनेंसी में, क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी हमारे साथ फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। प्रेगनेंसी में ऑलरेडी हमारे साथ क्या होगा, फिजियोलॉजिकल एनीमिया, और आपने क्या किया कि इसकी डिफिशियंसी आ जाए इस, तो वो उसको क्या कर देगा, वर्स कर देगा। तो इसकी मोस्टली हमारे साथ जब डायग्नोज आती है ना, तो वो हमारे साथ प्रेगनेंसी में आ जाती है, सही है। और अगर बहुत सेवियर है तो फिर हमारे साथ क्या करते हैं, बच्चों में न्यूनेट्स में आ जाते हैं, सही है। तो ये इसकी क्लिनिकल फीचर। अब इसको डायग्नोज कैसे करना है, हाउ टू डायग्नोज, इसको डायग्नोज में सिंपल आप क्या कर सकते हो, सीबीसी, उस पे क्या होगा, एचबी डिक्रीज, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, एचबी डिक्रीज होगा, सही है। आरबीसी की क्या हो जाती है, हिमोलाइसिस हो जाती है, सही है। तो आरबीसी हमारे साथ क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, सही। हेमेटोक्रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा हमारे साथ। दूसरा हमारे साथ सीरम में क्या होंगे, सीरम में हिमोलाइसिस हो रही है ना, तो हमारे साथ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज, एलडीएच इंक्रीज होगा हमारे साथ, और
रेटिकुलोसाइट वो इंक्रीज होंगे। ये फीचर्स हमारे साथ क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद हमारे साथ इसकी जो डायग्नोज है ना, डायग्नोज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, दैट इज द फंक्शन ऑफ पायरोवेट। इस पायरोवेट की एक्टिविटी ये हम चेक करते हैं, सही है। तो एंजाइम इसे ये चेक करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में हम चेक करेंगे ये एंजाइम ऐसे, सही है, इसको चेक करेंगे। अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, हाउ टू ट्रीट इट। आरबीसी को ज्यादा करने के लिए हम आयरन देंगे, सही है, और साथ में क्या दे देंगे, पोलेट, सही है, साथ में पोलेट दे देंगे, आयरन एंड पोलेट फॉर द ट्रीटमेंट। हम आयरन एंड, लेकिन ख्याल रखने कि आयरन ओवरलोड ना हो। पोलेट किसको बोलते हैं, विटामिन B9, सही है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और जो डिफिनेटिव ट्रीटमेंट है ना, दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बट जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हम पहले इम्यूनो सप्रेसेंट, ये याद रखना, जब भी आप ट्रांसप्लांट करोगे किसी भी चीज की तो पहले आपने क्या करना होता है, इम्यूनो सप्रेसर देना होता है, दैट इज प्रेडनिसोन। ओके, तो ये हमारे साथ सारा का सारा क्या है, पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी। मैं अपना बुक आज भूल गया है। ये जो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये आरबीसी एटीपी डिक्रीज, रेजिड आरपीसी एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस, इंक्रीज लेवल ऑफ 2,3 बिस फास्फोग्लाइसिरेट, ये इस चीज का बात कर रहे हैं, सही है, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये, और हेमोग्लोबिन की एफिनिटी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन के लिए डिक्रीज हो जाएगी, तो वो उसको हेमोलाइटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न लेब्स, ब्लड स्मीयर शो बर्थ सेल। इस बर्थ सेल को हम क्या बोलते हैं, एकाइनोसाइट भी दूसरा बोलते हैं, सही है, एकाइनोसाइट जी। हाँ, यस, स्प्लीनिक्टोमी भी करेंगे, लेकिन जब स्प्लीनिक्टोमी करेंगे उससे पहले हमने क्या करना होता है, उससे पहले आपने वैक्सीन, अगर बहुत सीवियर केस आ जाए ना, फिर आपने क्या करना है, आपने स्प्लीनिक्टोमी करना है, लेकिन उससे पहले आपने वैक्सीनेशन करनी है। वैक्सीनेशन याद है ना, मेनिंगोकोकाई, सही है, न्यूमोकोकाई, ओके, और हमारे साथ, लेकिन क्लेप्सिला की हमारे साथ नहीं है वैक्सीन, ओके। तो ये हमारे साथ पायरुवेट काइनेज की डिफिशियंसी। अब नॉर्मोसाइटिक में जो लास्ट एनीमिया है, लास्ट, दैट इज सिकल सेल डिजीज। आर्गन को रिमूव करना हमारा लास्ट ऑप्शन होता है, हाँ, सही है। हाँ, देखो भाई, आरबीसी की प्रोडक्ट हमारे साथ क्या करते हैं, माइक्रोफेज ही करते हैं। जब इसकी लाइफ पूरा हो जाए, सही है, लाइफ स्पेन पूरा, तो हमारे साथ लिवर में भी हो सकता है, सही है, स्किन में माइक्रोफेज इसकी क्या करती है, हीमोलाइसिस। इसके बाद हमारे साथ आ जाते हैं क्या, सिकल सेल डिजीज। गपशप के लिए तो रूम में बैठ जाते हैं ना, इधर क्या कर रहे हो। सिकल सेल डिजीज, भाई ये सब चीजें बुक्स में मौजूद है, सही है, मुझे पता है आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन जस्ट मतलब का थोड़ा समझ लेना, फिर जाके वहां पे पढ़ लेना, सही है। मैंने आप लोगों को बोला था कि हेमोग्लोबिन की 2 तरह के डिजीज होते हैं हमारे साथ, 2 तरह के। एक हमारे साथ वो डिजीज है जिसमें हेमोग्लोबिन की मिकदार कम हो जाए, दैट इज थैलेसीमिया, ओके, जिसमें क्वांटिटी की, दैट इज थैलेसीमिया। और एक वो डिजीज है जिसमें उसकी क्वालिटी खराब हो जाए,
उसको हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल डिजीज। अब हेमोग्लोबिन दिस इज ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन। याद रखना जितने भी मोस्ट ऑफ द एंजाइमेटिक डिजीज आर ऑटोसोमल रेसेसिव। मोस्ट ऑफ द एंजाइमेटिक डिजीज आर ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे साथ ये ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन है और इसमें क्या हो जाती है, इसमें हमारे साथ दिस इज क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर ऑफ HP। इसमें हमारे साथ क्या हो जाती है कि हमारे साथ क्वालिटी क्या हो जाती है खराब। और कौन सा, ये बीटा जो ग्लोबिन चेन है ना वो इफेक्ट, बीटा ग्लोबिन चेन। तो बीटा ग्लोबिन चेन हमारे साथ, उसके लिए जीन्स कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं भाई, दैट इज ऑन क्रोमोसोम 11। तो ये क्रोमोसोम 11 की क्या है, क्रोमोसोम 11 की डिफेक्ट है। ओके, क्रोमोसोम 11 की डिफेक्ट है, ऑटोसोमल रेसेसिव। सही है। तो अब इसमें हमारे साथ होता क्या है, देखो ग्लोबिन चेन किस चीज से बना हुआ है, प्रोटीन है ना, और प्रोटीन किस चीज से बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड। तो ये हमारे साथ ग्लोबिन का इस तरह एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। सही है। अब इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन, अब बीटा ग्लोबिन रिंग, इसमें जो 6 नंबर पोजीशन पे होते हैं ना, दैट इज ग्लूटामिक एसिड, दैट इज ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इसको हम क्या, ग्लूटामिक एसिड। सिकल सेल डिजीज में क्या हो जाता है, सिकल सेल डिजीज में हमारे साथ ये जो ग्लूटामिक एसिड है ना, या तो ये चेंज हो जाता है वेलिन पे, और या चेंज हो जाता है लाइसिन पे। सही है। अगर इस ग्लूटामिक एसिड की जगह हमारे साथ क्या आ जाए, वेलिन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, HBS के, दिस इज सिकल सेल डिजीज, इसको HBS बोलेंगे। सही है। और अगर इसकी जगह हमारे साथ आ जाए ना लाइसिन, तो इसको हम HBC बोलेंगे, HBC, सिंपल। सही है। ग्लूटामिक एसिड में, सही है, हमारे साथ प्रोटीन्स जो ग्लोबिन चेन है, 6 नंबर पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। ग्लोबिन जो पॉलीपेप्टाइड रिंग है, अगर वो हमारे साथ चेंज हो जाता है वेलिन पे, उसको हम HBS बोलेंगे। और अगर वो लाइसिन पे चेंज, दैट इज HBC। ओके। अब हमारे साथ एक इस बुक में लिखा हुआ है HBS और एक लिखा हुआ है HBSS। सही है। ये जो HBS है ना, इसको हम हेट्रोजाइगस भी बोलते हैं। इसको क्या, हेट्रोजाइगस। दिस इज माय, सिर्फ 1 कॉपी पर दिस जीन इज डिफेक्टिव, या मदर से या फादर से एक कॉपी जो हमारे साथ होता है ना क्रोमोसोम का, वो डिफेक्टिव हो जाता है। सही है। और इस HBSS को हम होमोजाइगस भी बोलते हैं, होमोजाइगस मीन के दोनों पेरेंट से हमारे साथ जो इसके लिए जीन आया हुआ है, दैट इज डिफेक्टिव। ओके। HB, तो ये वाला हमारे साथ क्या होगा, माइल्ड, और ये वाला जो हमारे साथ होगा ना, दिस इज सेवियर सिकल सेल डिजीज। ओके। अब हमारे साथ एक पॉइंट और लिख देना कि आ जाता है हमारे साथ HbA1c। अभी जाएंगे ना हॉस्पिटल में, तो हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा जो है ना वो आ जाते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट। तो मैं भी आपसे कोई पूछ ले, सही है,
HbS जब हमारे साथ बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो जाए ना, ग्लूकोज ज्यादा हो जाए, ये ग्लूकोज जाके हमारे साथ हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है। किसके साथ अटैच हो जाता है? हेमोग्लोबिन। तो जब हम डायबिटिक पेशेंट के लिए टेस्ट करते हैं हॉस्पिटल में, सही है, तो एक पेशेंट आ गया, आपने उसका क्या किया, उसको हम रैंडम ब्लड शुगर, हम उसी टाइम क्या ग्लूकोमीटर उठा के उसको यहां से थोड़ा सा प्रिक देके उसको स्ट्रिप से चेक करते हैं, उसी टाइम पता चल जाता है कि इसके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कितना है। उससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि उसी टाइम में भी उसने खाना खाया हो या कोई स्वीट चीज खाया हो, उसकी ब्लड शुगर क्या हो गया हो, ज्यादा। अब आपने ये चेक करना है कि ये पिछले 2-3 महीने से इसका ग्लूकोज लेवल ज्यादा है या नॉर्मल, जस्ट अभी इसने कोई या चाय पिए या कोई स्वीट चीज खाए हुए अभी ज्यादा हो चुका है, सही है। तो अगर आपने ना पिछले 2-3 महीनों का रिकॉर्ड चेक करना है ना, तो उसके लिए हम HbA1c करते हैं, इसको ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन भी बोलते हैं, सही है। तो इसका नॉर्मल ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन का नॉर्मली ये हमारे साथ कितना होता है, हमारे साथ होता है लेस देन 5.7%। जितना हेमोग्लोबिन होता है ना उसके परसेंटेज का लेस देन 5.7% हमारे साथ क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेटेड होता है नॉर्मली, सही है। अगर ये हो जाए ना 5.7 से 6.4% तक, इसको हम प्री डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं। इसको हमने बोलना है कि भाईजान वॉक स्टार्ट करो और स्वीट चीजें बंद करना है। और अगर ये हो जाए मोर देन 6.4%, दिस इज डायबिटिक पेशेंट, सही है। इसको आपने क्या, एक तो लाइफ चेंजेस भी लेके आने और साथ में डायबिटिक ड्रग्स भी स्टार्ट करने, सही है। अब ये तो डायबिटीज के बारे में हो गया। ये हमारे साथ आज हमने पढ़ना है सिकल सेल डिजीज। अब जब इस तरह की कंडीशन आ जाए, ये लाइसिन या वेलिन पे चेंज हो जाए ना, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये पेशेंट अगर एक्सपोज हो गया किस चीज को, हमारे साथ हाइपोक्सिया को, तो इसका आरबीसी सिकल शेप इख्तियार करता है, इस तरह आप मून की तरह सिकलिंग इख्तियार करती है। और ये सिकलिंग हमारे साथ क्या है, बहुत ही डेंजर है। और इस सिकल सेल की वजह से हमारे साथ क्या हो जाती है, दो, एक एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलाइसिस, एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलाइसिस इसकी हो जाती है, और दूसरा इसका ऑलमोस्ट 20 डेज लाइफ स्पैन होता है, सही है, ऑलमोस्ट 20 डेज। और दूसरा इंट्रावास्कुलर दोनों हिमोलाइसिस इसमें होती है। एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस की वजह से हमारे साथ क्या हो जाएगा, हमारे साथ जॉन्डिस, ओके, हमारे साथ क्या हो जाएगी, जॉन्डिस हो जाएगी। दूसरा हमारे साथ एनीमिया एंड स्प्लीनोमेगेली, ये हमारे साथ एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस की वजह से होगा। यहां पे वेसल के अंदर भी आ जाएगा ना हेमोग्लोबिन, और प्री हेमोग्लोबिन इज वेरी वेरी टॉक्सिक, प्री हेमोग्लोबिन इज वेरी वेरी टॉक्सिक। ये जाके हमारे साथ किडनी में क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। जब किडनी में फिल्टर हो जाए, इट कैन लीड टू एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, सही है। और ये हमारे साथ यूरिन में आएगा। जब यूरिन में एच भी आता है तो उसका डार्क कलर यूरिन। और ये प्री हेमोग्लोबिन हमारे साथ क्या होगा, अटैच हो जाता है एक प्रोटीन के साथ, दैट इज हेप्टोग्लोबिन। तो हेप्टोग्लोबिन हमारे साथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज। और एनीमिया और जॉन्डिस तो होगा ही होगा, सही है। तो हेप्टो जी बस हमारे साथ देखो इंट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस हो रही है ना, इस ब्लड वेसल के अंदर हमारे साथ एक प्रोटीन है,
लिवर बनाता है उसको हम हेप्टोग्लोबिन बोलते हैं। तो वो ये जो हेमोग्लोबिन प्री हो जाता है ना, तो ये जाके वहां पे हेप्टोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है। तो प्री हेप्टोग्लोबिन हमारे साथ सीरम में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सही है, प्री हेप्टोग्लोबिन हमारे साथ डिक्रीज हो जाएगा और इनकी वजह से आके हमारे साथ बिलिरुबिन जो बाइल स्टोन है ना वो बन जाएंगे, स्टोन इन गॉल ब्लैडर, स्टोन इन गॉल ब्लैडर। बट ये तो गॉल ब्लैडर, ओके। ये तो यहां तक किस्सा हो गया। ये सिकलिंग सेल नहीं है जो डेंजर काम है इसका, सिकलिंग ये हमारे साथ इस तरह करते हैं कि जाके विसल की क्या करता है हमारे साथ, विसल एक्लूजन, ब्लड विसल क्या करेगा, विसल ऑक्लूजन। सही है, ये जाके हमारे साथ, और यहां जो सबसे सीरियस मसला क्रिएट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल ऑक्लूजन की वजह से। ये ब्लड वेसल हमारे साथ ब्रेन में क्या हो सकते हैं, वहां पे अक्लूड हो सकता है। तो अगर ब्रेन वेसल में हमारे साथ ये सिकल सेल गए और वहां पे कोई आर्टरी ब्लॉक की तो उसकी वजह से क्या होगा, इस्केमिक स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक। दूसरा, यहां पे हैंड और पुट में जाके ये हमारे साथ क्या करते हैं, माइनर वेसल है ना उसको स्टक करते हैं और उसकी वजह से हमारे साथ क्या हो जाएगा, वहां पे पेनफुल और इस्कीमिया होगा उसको। इसको हम बोलते हैं क्या, पेनफुल हैंड एंड फीट सिंड्रोम। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीडेक्टाइली। सही है, हमारे पॉलीडेक्टाइली मीन कि बहुत ज्यादा क्या आ जाए, फिंगर बन जाए। मोस्ट कॉमनली हमारे साथ बाज औकात आप देखो ना तो यहां पे ये 2 फिंगर होते हैं, इसको पॉलीडेक्टाइली बोलते हैं। सही है, ये हमारे साथ जब 13 नंबर क्रोमोसोम पे क्या हो जाए, एक क्रोमोसोम ट्राइसोमी 13 हो जाए। सही है, तो हम यहां पे पॉलीडेक्टाइली, और इसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए ना इस फिंगर की, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेक्टालाइटिस बोलते हैं। सही है, तो पेनफुल देखो अब सिनारियो आपको कैसे आएगा, आपको बोलेंगे ना कि हमारे साथ ये तो बच्चों में कंजेनिटली है ना, तो ज्यादातर बच्चों में बोले कि 5 ईयर का बच्चा है। सही है, और वो आपके साथ आके वो बोल रहे कि हाथ और पांव के जो फिंगर है ना ये बहुत ज्यादा इस तरह क्या हुए, ब्लू हो चुके हैं और बहुत ज्यादा पेन कर रहे हैं। सही है, और जब आप उसका ब्लड चेक करोगे ना तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, हीमोलाइसिस मिलेगी। सही है, और साथ जब आप एग्जामिन करोगे तो क्या, जॉन्डिस मिलेगी आपके। तो डायग्नोस क्या होगा, फुट एंड हैंड सिंड्रोम, पेनफुल सिंड्रोम। ओके, तो एक्यूट फुट एंड हैंड सिंड्रोम। सही है, तो ये हमारे साथ क्या, डेक्टालाइटिस, ओके। इसके साथ ये हमारे साथ लंग्स में जा सकता है, लंग्स में जाके ये क्या करेगा, ब्लड वेसल को अक्लूट करेगा। उसकी वजह से हमारे साथ क्या होगी, पेशेंट को क्या होगा, सांस लेने में डिस्पनिया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सही है, तो हमारे साथ डिफिकल्टी और टेकेपनिया होगा पेशेंट को। सही है, और साथ में जब इस तरह के क्लिनिकल फीचर के साथ आएगा, साइनोस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिस्पनिया, और साथ में क्या, हीमोलाइसिस आपको मिलेगा और जॉन्डिस। सही है, तो इसको एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। सही है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। नेक्स्ट, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज दिस, तो ये ऑक्लूजन की वजह से हो जाते हैं, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। ओके, इसके साथ ये जो सेल्स है ना, और ये जो कंडीशन होते हैं ना, इसको हम क्या, इसको वीनस क्राइसिस, ओके, या वीनस ऑक्लूजन इसको बोलते हैं। सही है, इसमें एक हमारे साथ होता है जो फारोवायरस B19 है ना, इसको बहुत इजी हो जाता है कि जाके बोन मेरो को क्या करे, प्रेस करे,
और इसमें क्या हो जाता है, एप्लास्टिक क्राइसिस, एप्लास्टिक क्राइसिस। और दूसरा हमारे साथ एप्स्टेन बार, ये किसकी, पारवायरस B19 की वजह से, B19 की वजह से। और हमारे साथ जो एप्स्टेन बार वायरस है वो क्या करते हैं, इसमें आरबीसी की लाइसिस करता है, सही है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज हीमोलाइटिक क्राइसिस, हीमोलाइटिक क्राइसिस। अब हीमोलाइटिक क्राइसिस में और एप्लास्टिक क्राइसिस में क्या डिफरेंस था, एप्लास्टिक क्राइसिस हमने बोला था कि आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं होती, लाइक एप्लास्टिक एनीमिया, और हीमोलाइटिक क्राइसिस का क्या मतलब था, प्रोडक्शन हो रही है लेकिन उसकी प्रोडक्शन से ज्यादा उसकी ब्रेकडाउन हो रही है, सही है। ये किसकी वजह से, ये पारोवायरस B19 की वजह से। हीमोलाइटिक क्राइसिस किसकी वजह से, एप्स्टेन बार वायरस की वजह से हो रहा है। एक इसमें कंडीशन आ जाते हैं प्रियापिज्म। प्रियापिज्म इज द मीनिंग इज प्रोलॉन्ग पेनफुल इरेक्शन। ओके, इसमें क्या हो जाता है कि हमारे साथ वीनस को ब्लड आ जाता है लेकिन वो दोबारा ड्रेन नहीं होता, क्योंकि वीनस की क्या हो जाती है, अक्लूजन हो जाती है, और उसकी वजह से प्रोलॉन्ग पेनफुल इरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रियापिज्म। और ये किसकी वजह से, ये हमारे साथ इन सिकल सेल की वजह से होता है, सही है, दिस इज नोन एज प्रियापिज्म। और एक इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज ओस्टियोमाइलाइटिस। माइलाइटिस, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस, दैट इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तीन स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट याद रखना। नंबर 1, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस, नंबर 1 स्टेटमेंट दैट इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस। नंबर 2, what is the most common cause of osteomyelitis in sexually active people, that is gonorrhea. Number 3, what is the most common cause of osteomyelitis in sickle cell disease, that is salmonella typhi. And fourth number, what is the most common cause of osteomyelitis in IV drug abuser, that is again staphylococcus aureus. ये 4 स्टेटमेंट याद रखना अभी से, इसमें से एक जरूर आएगा आपके इनली पेपर में जाके, जिस पेपर को भी आप रीड करोगे, सही है। तो हमारे साथ ओस्टियोमाइलाइटिस किसकी वजह से होगा, सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी। दिस इज वन ऑफ द ग्राम नेगेटिव रॉड बैक्टीरिया। ओके, ग्राम नेगेटिव रॉड बैक्टीरिया है हमारे साथ। तो ये हमारे साथ सारे के सारे क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर्स है, ये इसकी क्लिनिकल फीचर्स। कोई क्वेश्चन है इसके, ये सारे इस बुक में लिखे हुए हैं, सही है। ये इसका, इसमें कोई क्वेश्चन है, हाँ। अब हमारे साथ ये तो क्लिनिकल फीचर्स हो गए, हाउ टू डायग्नोज इट, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसमें। हाँ भाई, समझ आ रहा है या नहीं, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे इसमें। नंबर 1 सेम इज दैट सीबीसी, सीबीसी। ओके, इसमें क्या करेंगे, सीबीसी करेंगे। एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस की वजह से स्प्लीनोमेगेली हो सकती है। सेकंड इज अल्ट्रासाउंड। ओके, जिस चीज का आपके साथ एक्सप्लेनेशन है ना, किसी का बाप भी आपको गलत नहीं कर सकता। हमारा एक टीचर था जय कृष्ण, अभी यहाँ पे वो कर रहे हैं, जलालाबाद में टीचिंग कर रहे हैं। वो बोलता था कि बेटा आप कोई भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, सही, आप जो भी आंसर दे रहे हो मुझे एक्सप्लेनेशन दो, वो ख्वाह डेविडसन में बेरी इन लव में ना हो, सही, लेकिन आप मुझे एक्सप्लेनेशन दो कि ये आंसर आपने इस बेस पे, यू आर राइट। मेडिकल किसी का जागीर नहीं है, सही है। जिस आपके साथ जिसने बुक लिखा है, सही है, वो भी इंसान था, आप भी इंसान हो। उस टाइम उसका कोई और सोच होगा, अभी आपका कोई और सोच है, सही है। हाँ हाँ, सही है। अल्ट्रासाउंड, सही है। सीबीसी। पेरिफेरल स्मेयर पे क्या होगा, पेरिफेरल स्मेयर सिकल सेल्स मिलेंगे, सिकल
सेल्स मिलेंगे, सही है। एक हम करते हैं एक्सरे। एक्सरे इसमें एक होता है ना, ये जो अब हीमोलाइसिस हो रही है ना, हीमोलाइसिस, जब हीमोलाइसिस होगी, सही है, तो हमारे साथ बोन मेरो कहां पे है, बोन्स में होते ना, तो वहां पे बोन मेरो ज्यादा आरबीसी प्रोडक्शन की कोशिश करेगा, और जब ज्यादा आरबीसी प्रोडक्शन की कोशिश होगी तो बोन की साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी उसके साथ। ये ज़ाइगोमेटिक बोन नहीं, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इस अपीयरेंस, जो अपीयरेंस देता है ना, उसको हम बोलते हैं चीपमंक अपीयरेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, चीपमंक अपीयरेंस। और एक हम जब स्कल एक्सरे करें ना, स्कल एक्सरे, तो इस बोन पे इसी तरह आपको आउट इस तरह, जैसे इस पे क्या कोई चीज है, इससे इस तरह निकल रहे हो स्कल बोन से, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। ओके, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस इसको बोलते हैं एक्सरे पे, सही है। और इसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, दैट इज एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके, ये हमारे साथ इसकी क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अब हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, हाउ टू ट्रीट दिस पेशेंट। एक तो इसमें हम, और अगर देखो इसमें एक होता है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस पेशेंट को अगर आप 3 ईयर के एज तक देखोगे ना, तो इसमें आपके साथ अल्ट्रासाउंड पे क्या आएगा, इसमें जब 3 ईयर आप एज तक देखोगे तो इसमें स्प्लीनोमेगेली होगी, स्प्लीनोमेगेली। आफ्टर 3 ईयर इसमें आपको स्प्लीन नहीं मिलेगा, इसको हम ऑटो स्प्लीनिक्टोमी बोलते हैं, क्योंकि एक तो स्प्लीनिक जो आर्टरी है ना वो ब्लॉक हो जाता है, सही है, और दूसरा अगर ये जाता है तो ये उधर स्प्लीन को क्या करता है, डैमेज करता है, तो इसको हम स्प्लीनिक ऑटो स्प्लीनिक्टोमी बोलते हैं, सही है। तो इस पेशेंट को हमने क्या देना पड़ेगा, इसको हमने न्यूमोकोकल वैक्सीन, पता है ना, 4 कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का, एक मेनिंगोकोकाई, न्यूमोकोकाई, क्लेप्शियला एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, these 4 are capsulated bacteria। तो न्यूमोकोकाई, मेनिंगोकोकाई और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन चारों का वैक्सीन तो अवेलेबल है, वो तो हम वैक्सीन दे देंगे। पर क्लेप्शियला देयर इज नो वैक्सीन, तो उसके लिए हम प्रोफाइलेक्टिकली क्या देंगे, उसके लिए एंटीबायोटिक्स दे देंगे, और साथ में इसको हाइड्रेट रखेंगे, इस पेशेंट को क्या हाइड्रेट रखेंगे, और हाइपोक्सिक कंडीशन से इसको बोलने के पहाड़ों में नहीं जाना है, तासु के वो दिरोजो को खाना, इसको बोलना है कि आपने क्या नहीं जाना। और फिर पेनफुल क्या होंगे, हैंड और फीट, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ओपिएड, दैट इज ओपिएड। और जो मेन ड्रग है दैट इज हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया, हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करता है कि वो हमारे साथ पीटल हेमोग्लोबिन को बढ़ा देता है। किसको बढ़ाता है, पीटल हेमोग्लोबिन को। तो पीटल हेमोग्लोबिन में कौन से चेन होते हैं ग्लोबिन के, अल्फा एंड गामा, सही है, और ये डिफेक्ट किसकी है, बीटा चेन की, सही है। तो वो हमारे साथ क्या इसको इंप्रूव करेगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज इसकी क्लिनिकल फीचर कब अपेयर होंगे, आफ्टर 6 मंथ ऑफ द लाइफ। ओके, तो ये हमारे साथ हो गया क्या, नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। कल हमने क्या पढ़ना है, जस्ट मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, और परसों से ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप लोगों की हेमेटोलॉजी खत्म हो जाएगी।